Hello friends, we are going through chapter improvement in food resources, and in today's module we will go through the topic agricultural activities to improve crop yield. तो what are the agricultural activities that helps to improve the crop yield? वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करने से हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? तो मेनली थ्री एक्टिविटीज़ आर देयर. द फर्स्ट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कहने का मतलब ये है कि जो सीड फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर सोइंग इन द फील्ड्स, दैट वैरायटी ऑफ द सीड्स शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी so that the production increases many folds. That seed should have certain quality to protect itself from harsh and adverse condition, to protect it from the attack of weeds, pest, etc., so that the production could increases manifold. So this is the first activity कि how can we make a seed which has so many qualities. दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. जब सीड्स हमने खेतों में लगा दिया, आफ्टर दैट वन फॉर द प्रोडक्शन व्हाट वी आर डूइंग इन द फील्ड्स, जैसे मैन्योर्स का डालना या इरिगेशन करना, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. और थर्ड है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. तो क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कहने का मतलब ये है कि वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप मेनी फोल्ड्स, बट उसके प्रोटेक्शन का क्या क्या तरीका हमने अपनाया है, कब तक बचा के रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि डेली हम न्यूज़ में सुनते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स कि गवर्नमेंट स्टॉक जो स्टेशंस पर रखे थे वो भीग के ख़राब हो गए, या जो FCI गोडाउंस में बाहर अनाज रखे थे वो भीग के ख़राब हो गए. तो दिस इज़ लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप यील्ड. तो ऐसे ही फार्मर्स को क्या करना चाहिए प्रोडक्शन के बाद, कहाँ रखना चाहिए क्रॉप्स को, दैट ऑल वी हैव टू रीड इन दिस टॉपिक, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. But in this module we will touch only first activity, that is crop variety improvement. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सीड. ऐसा सीड जो हेल्दी हो, बिल्कुल बेस्ट हो, ऐसे सीड को हम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ हो, उसको सिलेक्ट करते हैं. एंड क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द वैराइटीज़ ऑफ द सीड. क्रॉसिंग करेंगे ताकि दो अलग अलग सीड्स की जो क्वालिटीज़ है वो एक सीड में आ जाए. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सीड जो है दैट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस, उसमें एक क्वालिटी है कि उसके जो ग्रेन्स होते हैं काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, और दूसरे का सीड का ये क्वालिटी है दैट इज़ रेजिस्टेंट टू द पेस्ट. तो दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो उससे जो हमको सीड मिलेगा, दैट सीड will have both the quality, and that seed is called as hybrid seed, and the method is called as hybridization. ऐसे मेथड को जो क्रॉसिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन मेथड. टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो तीन तरह की क्रॉसिंग होती है. एक होता है इंटर वेराइटियल, मतलब दो अलग अलग वैरायटीज़ के सीड्स को क्रॉस करवाना, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर वेराइटियल क्रॉसिंग. दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, तो दो स्पीसीज़ को जब हम क्रॉस करवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक क्रॉस. और तीसरा है इंटर जेनरिक क्रॉप, मीन्स दो जीनस को जब क्रॉस करवाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर जेनरिक क्रॉस. नाउ एक और मेथड है जिससे हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. अब यहाँ पे हमको क्रॉसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है. एक पर्टिकुलर सीड है, उसमें अगर कोई क्वालिटी हमको पसंद आ रही है तो उस क्वालिटी को गवर्न करने वाले जीन को हम वहाँ से
लेंगे एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जीन, और उससे जो सीड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड. तो दिस act is not so much easy. It is being done by the highly professionals in the intact lab, and then they just grow in their nursery, then they check the quality, and then after the seeds are being launched in the market, तब जाके वो मार्केट में आता है और फार्मर्स के लिए अवेलेबल होता है. एंड इस तरह से जो सीड्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज हाइब्रिड सीड्स. तो जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए सीड्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड सीड्स. रीजंस फॉर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, हम हाइब्रिड सीड्स बनाएं क्यों, क्या रीजंस हैं. तो पहला है फॉर हायर यील्ड. जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको जब हम अपने खेतों में लगाएंगे तो दैट विल गिव्स मेनी फोल्ड्स प्रोडक्शन. जो इंडिजीनियस सीड्स थे उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हाइब्रिड सीड्स देते हैं, इसलिए क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है. फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे इंडिजीनियस सीड्स थे जिसको गांव में फार्मर्स कई वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं, तो उसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो बिल्कुल कम होता है, जबकि हाइब्रिड सीड्स की जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी होती है काफ़ी इनरिच्ड होती है. हाईली रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग विंग फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स. तो बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं. बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, वीड्स हो गए, और एबायोटिक फैक्टर जैसे कि रेन हो गया, एक्सेसिव रेन हो गया, विंड हो गया, एक्सेट्रा. तो जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ये दोनों से रेजिस्ट करते हैं और प्रोडक्शन अच्छा देते हैं. चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप. तो जो इंडिजीनियस सीड्स थे वो साल भर में 2 ही क्रॉप हमको दे पाते थे, लेकिन जब हमने हाइब्रिड सीड्स यूज़ करना शुरू किया तो इट गिव्स एट लीस्ट 3 to 4 क्रॉप्स इन अ सीज़न. तो जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है क्रॉप के कल्टीवेशन करने का जो ड्यूरेशन है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स. वाइडर एडाप्टेबिलिटी. वाइडर एडाप्टेबिलिटी मीन्स कि इस तरह के सीड्स जो हैं किसी भी सिचुएशंस में ग्रो करने के लिए तैयार रहते हैं. आइदर द सिचुएशन फेवर्स और इट डू नॉट फेवर्स, बट इट विल ग्रो एंड गिव द प्रोडक्शन. एंड डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स. तो हाइब्रिड सीड्स में डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स भी होते हैं. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोग फॉडर के लिए लगा रहे हैं कोई प्लांट, तो द हाइट, द लेंथ ऑफ द क्रॉप विल बी मोर, इट विल बी मच मोर ब्रांचिंग. उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होगी, बड़े बड़े होंगे ताकि फॉडर बहुत ज़्यादा मिल सके, कम ज़मीन में फॉडर ज़्यादा मिल सके. लेकिन अगर वहीं पे हमने ग्रेन्स के लिए अगर लगा रखा है तो जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, क्रॉप की हाइट छोटी होगी, एंड दैट विल नीड लेस वाटर फॉर इरिगेशन. These are called as desirable agronomic characters. So thanks a lot for today's class, and please subscribe my channel for further notification.